तो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। तो लास्ट समय सोते समय एक मैं 30 से 33 पेज का करंट अफेयर्स करा रहा हूँ। इससे आपका रिवाइज भी हो जाएगा और जहाँ तक पूरी पॉसिबिलिटीज़ है आपको 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कल जिसका आर ओ का एग्ज़ाम है ज़रूर देख लीजिएगा एक बार सोने से पहले। बहुत इंपॉर्टेंट है, बस यही कहूँगा, बाकी कल एग्ज़ाम में देखिएगा क्या होता है। तो पहला ही है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो कि अभी पारित हुआ है। तो बैकग्राउंड की बात करी तो ये महिला आरक्षण से संबंधित है। पंचायती राज संस्थानों में, नगर निकायों में जो चुनाव होते हैं उसमें 33% आरक्षण देने की बात की गई है। किससे? नारी शक्ति वंदन अधिनियम से। आगे चले हैं तो 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से इसको लाया जा रहा है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 80 शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए सीटों की सुरक्षा भी उपलब्ध कराना इसका मकसद है। किसका? नारी शक्ति वंदन अधिनियम का। लेकिन महिलाओं के लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है इसमें। ठीक, ये था। अब वर्तमान में जानते हैं इसकी। तो वर्तमान की बात करें तो संविधान के 128वां संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा में प्रस्तुत होता है। कौन सा? 128वां संशोधन विधेयक 2023। तो फिर उसके बाद राष्ट्रपति की मोहर लगती है इस पर। कब? 28 सितंबर 2023 को। इसके बाद संविधान का 106 संशोधन अधिनियम 2023 अधिनियमित हो गया। ठीक, तो 128 के द्वारा लाया जाता है। किसमें? लोकसभा में। 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति की मुहर लगती है और संविधान में 106वां संशोधन अधिनियम 2023 अधिनियमित हो गया। तो ये चीज़ें थी नारी वंदन अधिनियम। तो और देख लीजिए, पीएम मोदी ने इस कानून एक्ट को नारी शक्ति वंदन अधिनियम दिया। तो इस जो ये कानून है इसको नाम किसने दिया है? तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी ने। अब फाइनली इसमें क्या हुआ आइए इसको भी बता देता हूँ मैं। तो लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेचर, दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए क्या किया गया है? 1/3 सीटों का आरक्षण किया गया है। अब इस एक्ट के माध्यम से आर्टिकल 239 ए में संशोधन किया गया। तो जो नारी वंदना संशोधन अधिनियम हुआ है, नारी वंदन, तो इसमें क्या किया गया कि 239 आर्टिकल के थ्रू इसमें संशोधन हुआ है। और क्या जोड़ा गया है? कौन कौन सा? 330 ए, दो के गैप पे याद रखिएगा, 332 ए और 334 ए को जोड़ा गया है। आगे चलते हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा, नए संसद भवन में पारित होने वाला सबसे पहला विधेयक है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। अब इसकी वर्तमान स्थिति देख लेते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी देख लीजिए। जो ज़रूरी है देख लीजिए, बस एक बार सोते समय देख लीजिएगा, मेरी भी बात मानिएगा, कल बाकी आप लोग देखिएगा। तो वर्तमान स्थिति, अभी महिला सांसदों की संख्या कितनी है? 82 है। टोटल 50.2% है। ठीक, लोकसभा में। तो वर्तमान स्थिति की बात करें तो अभी महिला जो सांसदों की संख्या है टोटल 82 है और 15.2% है लोकसभा में। अब आगे चलते हैं। अब महिला विधायकों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? त्रिपुरा में है 15%। तो कहाँ सबसे ज़्यादा महिला विधायक हैं? त्रिपुरा में है 15% है। मिज़ोरम में 0 है, कोई महिला नहीं है मिज़ोरम में। और यूपी में कितनी है? 48 महिलाएं हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं दूसरे पे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में बता दिया मैंने, सारी चीज़ें याद रखिएगा बहुत अच्छे से। अब चलते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। ये दूसरा टॉपिक है हमारा, जिसको हम कहते हैं इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023। तो इंडिया एजिंग रिपोर्ट है ये। इसका थीम क्या था? हमारे बुजुर्गों की देखभाल। तो इंडिया एजिंग रिपोर्ट की थीम पूछे तो इसका थीम है हमारे बुजुर्गों की देखभाल। अब इस पर रिपोर्ट आई है भाई। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि बुजुर्गों की देखभाल से जुड़ा हुआ है ये। जो 60+ के बुजुर्ग हैं उनकी देखभाल की जाएगी। उनकी जीवन स्थिति, उनकी चुनौतियाँ, उनके अवसर पर प्रकाश डालती है। ठीक, उनकी देखभाल के लिए। अब इंडिया एजिंग पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं। तो फैक्ट्स कुछ हैं, डाटा। 2022 में वैश्विक स्तर पर 60 या 60 से प्लस जो आयु के हैं वो कितने थे? 1.18% थे। ठीक, 1.1 बिलियन व्यक्ति थे। ठीक, 1.1 बिलियन व्यक्ति थे, मतलब 1 अरब 10 करोड़। अब वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करें तो टोटल 13.9% है। ठीक, तो 2022 में यह डाटा था वैश्विक स्तर पर 60 और 60+ वाले जो एज वाले हैं कितने थे? 1 अरब 10 करोड़। और वर्ल्ड पॉपुलेशन के कितना परसेंट है? 13.9% है। अब आगे चलते हैं वृद्ध जनसंख्या के बारे में। तो केरल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो याद रखिएगा
केरल पहले है, फिर तमिलनाडु है, फिर हिमाचल प्रदेश है, फिर आंध्र प्रदेश है। अब साउथ में सबसे ज़्यादा है और सबसे कम वृद्ध जनसंख्या की बात करें तो बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया। तो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में सबसे कम जनसंख्या है, ठीक है, वृद्धों की। अब आगे चलते हैं, वृद्ध जनसंख्या निकाली कैसे जाती है भाई? तो वो 1/प्रजनन दर, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो 1/प्रजनन दर और 15 वर्ष से कम। वृद्धावस्था सूचकांक कैसे निकलता है? तो 100 बच्चों की आबादी पर कितने बुजुर्गों की संख्या है, इसको हम क्या कहते हैं? वृद्धावस्था सूचकांक। तो आई होप सो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट, इसका भी कुछ डाटा है तो इसको भी देख लेते हैं। 2050 तक क्या हुआ है कि 2.18 होने का अनुमान है। तो 2050 तक कितने हो जाएंगे? 2.11 बिलियन हो जाएंगे, मतलब 22% हो जाएगी कुल आबादी की। तो 2050 तक कितनी हो जाएगी? 22% हो जाएगी, लगभग 2.1 बिलियन। अब भारत की इसमें स्थिति क्या है, इसको देख लेते हैं। 2022 तक 60 या 60 प्लस जो व्यक्ति हैं उनकी जनसंख्या 14.9 करोड़ है, ठीक। उनकी जनसंख्या कितनी है? 14.9 करोड़। और कुल भारत की जनसंख्या का कितना परसेंटेज है? तो 10.5%। ये फैक्ट याद रखिएगा। अगर 2022 तक पूछे तो जो 60 और 60 प्लस वाले हैं कितने हैं भारत में? 14.9 करोड़ लोग हैं। और कुल भारत की कुल जनसंख्या का कितना है? 10.5% है, ठीक। अब आगे चलते हैं। 2050 तक यह डाटा कितना हो जाएगा? तो 20.8% हो जाएगा। अनुमानित संख्या कितनी हो जाएगी? 34.7 करोड़ हो जाएगी। अब कुछ बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे जाते हैं। तो 1982 में वृद्धावस्था पर प्रथम विश्व महासभा हुआ था। तो 1982 में कब हुआ था वृद्धावस्था पर प्रथम विश्व सभा? 1982 में। फर्स्ट वर्ल्ड असेंबली ऑन एजेंसीज कहाँ पे हुई थी? वियना में, ठीक, वियना में हुआ था। यूएनजीए एक संस्था है ने 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस घोषित किया। तो यूएनजीए है भाई, 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाने की घोषणा की। अब आगे चलते हैं। मिथुन भाई, मिथुन एक पशु है। मिथुन चक्रवर्ती के बारे में भी जान लेते हैं। एक गैरल पशु है, भारतीय गौर जिसको बोलते हैं, गौर्स बोलते हैं, की तरह दिखता है ये। खाद्य पशु का दर्जा मिला है इसको, मिथुन को। अब आगे चलते हैं। तो उत्पत्ति कब मानी जाती है इसकी? 8,000 वर्षों से भी अधिक मानी जाती है। और नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं उसमें सर्वाधिक है, जैसे अरुणाचल प्रदेश में मैक्सिमम मिथुन पाए जाते हैं, ठीक। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट है। FSSAI द्वारा 1 सितंबर 2023 को 1 सितंबर को मिथुन दिवस मनाने की घोषणा की गई है बाई ICAR, ठीक। राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नागालैंड में है, ठीक। और कब मनाया जाता है? तो 1 सितंबर को मनाया जाएगा मिथुन दिवस। किसके द्वारा? ICAR की द्वारा घोषणा की गई है। कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट थर्ड टॉपिक है ये हमारा। तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन हुआ है भाई, किसके द्वारा? NTB, नेशनल टर्मरिक बोर्ड। तो देश में हल्दी एवं हल्दी उत्पादों का विकास और संवर्धन करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डाटा बात करते हैं। 2030 तक भारत द्वारा निर्यात 1 बिलियन तक पहुंचाने का अनुमान, ठीक। $1 बिलियन इससे भाई हुई है निर्यात, ठीक, 2030 तक। अब इसका विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक उपभोक्ता कौन है? भारत है, ठीक। उत्पादक भी है, प्रोडक्शन भी करता है, और निर्यातक देश भी कौन है? भारत है सबसे बड़ा। 62% पूरे विश्व की बात करें तो वैश्विक हिस्सेदारी टर्मरिक में भारत की कितनी है? 62% है। अब नीड टू डेवलप मार्केट, फंक्शंस ऑफ बोर्ड, जो NTB बोर्ड किया, नेशनल टर्मरिक बोर्ड का गठन हुआ है, इसका फंक्शन क्या है? तो नीड टू डेवलप मार्केट अक्रॉस वर्ल्ड, एक पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल लेवल पर इसको लेके जाना है, ठीक। अब आगे चलते हैं। दूसरा है नए उत्पादों की अनुसंधान, मतलब नए प्रोडक्शन, नए उत्पादों का अनुसंधान एवं विकास करना है। स्वास्थ्य संबंधी लाभों के विषय में जानकारी एवं जागरूकता बढ़ाएगा। इसका यह NTB नेशनल टर्मरिक बोर्ड का यह क्या है? उद्देश्य है। अब अबाउट टर्मरिक बारे में जान लेते हैं भाई। वनस्पति नाम इसका क्या है? कुरकुमा लोंगा इसका वनस्पतिक नाम है। एडिबल पार्ट इसका कौन सा है? प्रकंद है, जिसको हम भूमिगत तना बोलते हैं। और सबसे बड़ा उत्पादक के कौन है टर्मरिक का? महाराष्ट्र है। आगे चलें। कुरकुमिनॉइड्स, जिसको हम कुरकुमिनॉइड्स बोलते हैं, हल्दी में उपस्थित क्या है भाई? बायोएक्टिव सब्सटेंस होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी कैंसर होते पाए जाते हैं। हो गया। अब चलते हैं आगे। एक नई योजना है नंदनी कृषक समृद्धि योजना। किसके लिए है? मवेशियों की नस्ल में सुधार करने के लिए और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
अब एक्सटेंट प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भी है भाई, इसको भी हम देखेंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है वर्ष 2023-24 से 25-26 तक 3 वर्षों में 75 लाख अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन दिए जाएंगे। तो 2023-24 तक था पहले, लेकिन अब 2025-26 तक कर दिया गया है। और कितने कनेक्शन होंगे? 75 लाख नए कनेक्शन दिए जाएंगे 3 वर्षों में। अब आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट समिट हुए हैं उसको देख लीजिए। एससीओ समिट 2023 ये भारत द्वारा किया गया है। कहाँ पे? 2024 में कहाँ होगा? कजाकिस्तान में होगा। एससीओ समिट 2023 भारत द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है और 2024 में कहाँ होगा? कजाकिस्तान में होगा। प्रथम ग्लोबल इंडिया एआई 2023 सम्मेलन कहाँ होगा? भारत में होगा। तो प्रथम ग्लोबल इंडिया एआई 2023 सम्मेलन कहाँ? भारत में होगा। आगे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन 2023 कहाँ होगा? ग्वालियर एमपी में हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन कहाँ पे हुआ है 2023 का? ग्वालियर एमपी में। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ है? इंदौर एमपी में। याद रखिएगा, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2023 इंदौर एमपी में। उन्मेष, उन्मेष क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सम्मेलन है उन्मेष, जिसका 2023 जिसका ऑर्गेनाइजेशन कहाँ हुआ है? भोपाल में। ठीक, भोपाल में हुआ है उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सम्मेलन। विश्व कॉफ़ी सम्मेलन 2023 कहाँ पे हुआ है? कर्नाटक बेंगलुरु में। ठीक, विश्व कॉफ़ी सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ है? कर्नाटक के बेंगलुरु में। विश्व हिंदू कांग्रेस 2023 कब हुआ है? थाईलैंड में हुआ है। तो विश्व कॉफ़ी सम्मेलन कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ है। विश्व हिंदू कांग्रेस 2023 सम्मेलन थाईलैंड में हुआ है। अब आगे चलते हैं, वरुण, कुछ ऑपरेशंस है इसको देख लेते हैं। तो वरुण जो ऑपरेशन है भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है। नोमैडिक एलिफेंट 2023 का जो ऑपरेशन हुआ है किसके बाद? भारत और मंगोलिया के बीच में। ठीक है, अलनाट वार में। तो नोमैडिक एलिफेंट 2023 भारत और मंगोलिया के बीच में, वरुण 2023 भारत और फ्रांस के बीच में। अब आइए कुछ और देखते हैं। आयोग भाई, एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने हेतु समिति गठित गई है चुनाव आयोग के लिए। ठीक, कुछ आयोग हैं, तो क्या क्या आयोग है? एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने हेतु कौन सी समिति गठित की गई है? रामनाथ कोविंद इसके अध्यक्ष हैं। ठीक, मणिपुर में राहत एवं पुनर्वास कार्यों की निगरानी के लिए समिति का गठन हुआ है गीता मित्तल, जो फॉर्मर चीफ जस्टिस थी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की। ये हो गया। आगे चलते हैं, अब कुछ सम्मेलन है इंपॉर्टेंस, इसको देख लीजिए। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। बंगस महोत्सव 2023 जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ है। भारतीय राजभाषा सम्मेलन कहाँ हुआ है? पुणे में हुआ है। भारतीय राजभाषा पुणे में। आगे की बात करें तो बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ है? जयपुर राजस्थान में। बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एक बार जरूर देख लीजिएगा। ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2023 मुंबई में आयोजित हुआ है। ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2023 मुंबई में। अब आगे चलते हैं भाई, कुछ चर्चित व्यक्ति हैं, इसमें हम चर्चित व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे। तो पहली चर्चित व्यक्ति हैं गीता श्रीवास्तव, इस्लामाबाद पाकिस्तान में स्थित भारतीय उच्चायोग में भारत की नई प्रभारी बनी। ये पहली ऐसी महिला है जो इस पद पर बनी है। तो नाम क्या है? गीतिका श्रीवास्तव, पाकिस्तान। ठीक, उच्चायोग में। एनजीटी के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, तो एनजीटी के कौन हुए हैं? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। याद रखिएगा, एनजीटी के अध्यक्ष कौन हुए हैं? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। पूर्व आदर्श कुमार गोयल थे, इसके पहले कौन थे? आदर्श कुमार गोयल। आगे चलते हैं, ईसीआई द्वारा मतदाता जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रम का नेशनल आइकन सचिन तेंदुलकर को घोषित किया गया है। ईसीआई द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा मतदाता जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रम का नेशनल आइकन किसको घोषित किया गया है? सचिन तेंदुलकर को। अब चौथा बात करें तो एडोब स्कैनर पीडीएफ होता है, एडोब रीडर। ठीक है, एडोब सिस्टम इंक के संस्थापक कौन है? तो भाई जॉन एडवर्ड वार्नॉक, जो अभी इनका निधन हुआ था, जॉन एडवर्ड वार्नॉक। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है? डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, निधन हो गया है भाई। ठीक, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक। नेक्स्ट, आईआईटी मद्रास का विदेशी कैंपस खुलने जा रहा है कहाँ? तंजानिया में। आईआईटी मद्रास की विदेशी कैंपस कहाँ? तंजानिया, जांजीबार में। प्रीति अलगायम की निदेशक नियुक्त होंगी इसकी। अमित कुमार नेगी प्रसिद्ध पर्वतारोही हैं भाई, हिमाचल प्रदेश के। कौन? अमित कुमार नेगी। कहाँ? ईरान में एक सबसे ऊंची शिखर है दामाबंद। ठीक, उसी पर सफलता हासिल की है, चढ़े हैं अमित कुमार नेगी। प्रसिद्ध पर्वतारोही कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के। ईरान के सबसे ऊंचे शिखर दामाबंद पे चढ़े हैं। आगे चलते हैं, थर्मन षणमुगरत्नम
षणमुगरत्नम सिंगापुर के नए राष्ट्रपति। थर्मन षणमुगरत्नम सिंगापुर के नए राष्ट्रपति। फ्रैंक रूबियो भाई नासा के वैज्ञानिक हैं जो सबसे ज़्यादा सर्व किए हैं इसरो में, ठीक। 155। फ्रैंक रूबियो, ठीक, सबसे ज़्यादा नासा के वैज्ञानिक हैं, सर्विंग मैक्सिमम किए हैं। अब लक्ष्मी झा के बारे में जान लेते हैं। लक्ष्मी झा कौन है भाई? बिहार की एक महिला पर्वतारोही हैं जो तुर्की में की सबसे ऊंची चोटी कौन? माउंट अरारत, ठीक, माउंट अरारत को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला है भाई लक्ष्मी झा, तुर्की में। आगे चलते हैं। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग को काउंटडाउन का आवाज़ देने वाली जो भाई काउंटडाउन कर रही थी चंद्रयान 3 को, उनका निधन हो गया। कौन था? एन वलारमटी, ठीक, तमिलनाडु की थी, निधन हो गया इनका। अब रेलवे बोर्ड के नए सीईओ कौन बने हैं भाई? रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष, इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन है? तो जया वर्मा सिन्हा है, ठीक, रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष। आलोचना पुस्तक है विश्वमिथक सरिसागर, ठीक, विश्वमिथक सरिसागर, इसके लेखक एवं साहित्यकार हाल ही में निधन हुआ है। आलोचना पुस्तक कौन सी है? विश्वमिथक सरिसागर, तो रमेश कुंतल मेघ है। आगे चलते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कारीगरों के भाई आर्टिशियन और शिल्पकार जो आर्ट एंड क्राफ्ट्स के हैं उनके उत्पादों एवं सेवाओं में गुणवत्ता के सुधार है, तो ये पीएम विश्वकर्मा योजना लाया गया है। अब इसमें बात करें तो लोहार, स्वर्णकार, कुम्हार, बढ़ई, नाई, धोबी, दर्जी, मोची, मूर्तिकार, ये सारी चीज़ें कवर करता है इनको। 2023 में लॉन्च हुआ है 17 सितंबर को विश्वकर्मा की जयंती पर, 17 सितंबर याद रखिएगा। अब इसकी नोडल एजेंसी कौन है भाई? नोडल मिनिस्ट्री एमएसएमई है, मीडियम एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। अब कोलेटरल फ्री लोन प्रोवाइड करेगा ये, और पीएम विश्वकर्मा की एक आईडी मिलेगी इसमें, और कौशल अन्य मतलब स्किल ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी इसमें, ठीक, ये हो गया। आगे चलते हैं। G20 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच इसको कहा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में हुई थी। 19 देश हैं और एक यूरोपियन है, 19 देश हैं। 85% जीडीपी का कवर करता है विश्व की, ठीक है, G20। अब इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? भारत के द्वारा। ये 18 फर्स्ट टाइम था ये, ठीक, फर्स्ट टाइम दिल्ली में हुआ है ये। इसका थीम क्या था? वसुधैव कुटुंबकम, इंग्लिश में वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। अब 19वां G20 ब्राज़ील में होगा, रियो डी जेनेरियो में होगा। ट्राइको ग्रुप होगा। ट्राइको ग्रुप क्या क्या है देख लीजिए। प्रेजेंट में भारत ने किया है। इमीडिएट पास्ट अभी जो हाल ही में हुआ है इंडोनेशिया में, जो इमीडिएट पास्ट होस्ट करेगा इसको कौन करेगा? इंडोनेशिया। और नेक्स्ट होस्ट कौन करेगा? ब्राज़ील, ठीक, इसको हम ट्राइको ग्रुप कहते हैं, भारत, इंडोनेशिया और ब्राज़ील। G20 की अध्यक्षता के तहत भारत के 60 शहरों में लगभग 200 बैठकें आयोजित हुई थी, ठीक। G20 की अध्यक्षता के तहत भारत में कितनी 60 शहरों में लगभग 200 बैठकें आयोजित हुई हैं। तो यूपी में 4 जगह हुआ है। कौन कौन? लखनऊ में हुआ है, वाराणसी में, आगरा और ग्रेटर नोएडा में। मुख्य शेरपा इसका क्या था G20 का? तो अमिताभ कांत थे। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ पीएम मोदी द्वारा, एक पहल भाई, इसमें ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट है वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ। अब इसके आउटकम्स कौन कौन है? सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मॉरिशस, यूएई। अब आईमेक एक संस्था है, काउंटर ऑफ बीआरआई। इसकी स्थापना के लिए समझौता हुआ है आईमेक का फुल फॉर्म है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप ऑफ ईस्टर्न कॉरिडोर, ठीक, आईमेक का फुल फॉर्म है। अब चंद्रयान 3 के बारे में देख लेते हैं भाई। 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपण हुआ, सफल प्रक्षेपण LVM-3M4 द्वारा SDSC साउथ पोलर रीजन में सॉफ्ट लैंडिंग हुई इसकी, ठीक है। लैंडर का नाम था विक्रम लैंडर, रोवर का नाम था प्रज्ञान रोवर। विश्व का पहला देश सफल दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत है। विश्व का पहला देश सफल है दक्षिणी ध्रुव पर, और विश्व का चौथा देश चंद्रमा की सतह पर, ठीक। कुछ और इम्पोर्टेंट है। IIT मद्रास की विदेशी परिषद किस देश में खोला जाएगा? तो जांजिबार, तंजानिया में इसकी पहली घोषणा हुई है, ठीक। IIT मद्रास का विदेशी कैंपस कहाँ होगा? जांजिबार, तंजानिया में। और IIT दिल्ली का विदेशी परिषद कहाँ होगा? UAE में होगा, अबू धाबी में, ठीक। ये दूसरी घोषणा इसमें हुई है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, उन्मूलन मिशन है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की पॉइंट्स की बात करें तो एक आनुवांशिक रोग होता है जिसमें होता क्या है कि आरबीसी और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अर्धगोलाकार बीमारी टाइप के भाई ऐंठन शरीर हो जाती है, ठीक, जिसे सिकल सेल कहते हैं। ऐसे बॉडी ऐसे होने लगती है। अब सिकल का मतलब होता है हंसिया। अब आगे चलते हैं। इसमें होता क्या है? इसमें
हीमोग्लोबिन एवं रक्त की कमी होने लगती है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा जो आदिवासी लोग होते हैं उनके ग्रुप में बहुत ज़्यादा पाया गया है। तो जो पॉपुलेशन 2011 जनगणना के अनुसार 8.6% लोग आदिवासी समूह में पाई गई है। मिशन की बात करें तो 2016 में हीमोग्लोबिनोपैथी, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया का इलाज के लिए 2016 में मिशन बनाया गया था। और विश्व सिकल 19 जून को विश्व सिकल सेल रोग जागरूकता दिवस मनाया जाता है। कब? 19 जून को विश्व सिकल सेल रोग जागरूकता दिवस 19 जून को। अब आगे चलते हैं। 2023 में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुभारंभ हुआ है। एमपी के कहाँ से? एमपी के शहडोल से। 2044 तक उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया। 2047 तक, सॉरी 2047 तक। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब श्रेयस योजना है, इसको देख लेते हैं भाई। श्रेयस योजना ओबीसी कास्ट वाले हैं और ईबीसी वाले जो हैं इनके लिए है। ये एक छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप योजना है। ठीक है, श्रेयस स्कॉलरशिप फॉर यंग अचीवर स्कॉलर्स। ठीक है, मतलब स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन एंड फॉर यंग अचीवर स्कॉलर्स। तो इनके लिए है ये। किस लिए? फेलोशिप, इनमें फाइनेंशियल असिस्टेंट लोगों को दिया जाएगा। ठीक, मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा श्रेयस योजना। ठीक, ओबीसी और ईबीसी के लिए। आगे चलते हैं। वैश्विक दासता सूचकांक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ग्लोबल स्केवरी इंडेक्स 2023, जिसको हम वैश्विक दासता सूचकांक बोलते हैं। तो ये फोर्स लेबर जो होते हैं, ह्यूमन ट्रैफ होते हैं, फोर्स जो मैरिज होती हैं, ठीक, जबरन विवाह होता है, एक्सेट्रा की शोषण की स्थिति है इसमें। ठीक, वैश्विक दासता सूचकांक में आता क्या है? दासता का मतलब क्या है? इसमें फोर्स लेबर आते हैं, ज़बरदस्ती काम करवाना, ह्यूमन ट्रैफ जो किया जाता है, और फोर्स्ड मैरिज, ज़बरदस्ती विवाह किया जाता है, उनकी शोषण की स्थिति क्या है, इससे वैश्विक दासता सूचकांक कहते हैं। अब दासता में निवासित लोगों की अनुमानित संख्या क्या है? भारत में 11 मिलियन लोग हैं, चीन में 5.5 मिलियन है। तो पहले पे भारत है, दूसरे पे चीन है। 1000 जनसंख्या पर ये जोड़ा जाता है। ठीक, वैश्विक दासता सूचकांक। उत्तर कोरिया पहले पे है, उत्तर कोरिया पहले पे है। ठीक, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। विधानसभा के चुनाव हुए हैं भाई, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। विधानसभा के चुनाव 2023 के हुए हैं। 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हुए हैं। अब याद रखिएगा, यहाँ से ये क्वेश्चन फिक्स है, मिल जाएगा 100% लगभग मिल जाएगा, मोस्ट चांसेस है यहाँ से। छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं, एमपी में 230 सीटें हैं। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में 90 सीट, एमपी में 230 सीट, मिजोरम में 40 सीट, राजस्थान में 199 और तेलंगाना में 119। फिर से मैं रिपीट करा दे रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में 90 सीटें, एमपी में 230 सीटें, मिजोरम में 40 सीटें, राजस्थान में 199 सीटें, तेलंगाना में 119 सीटें। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में 90, एमपी में 230, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, मिजोरम में 40 है बस, सबसे कम 40 मिजोरम में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में आ जाइएगा 90 है, उसके बाद राजस्थान में, फिर तेलंगाना में। तो सबसे ज़्यादा एमपी में, फिर राजस्थान में, फिर तेलंगाना में, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर मिजोरम में। अब बात करते हैं आगे की कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कौन सा है भाई? तो तेलंगाना में है। ठीक, याद रखिएगा। उत्तरकाशी सुरंग दुर्घटना में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए किस अभियान को चलाया गया? तो ऑपरेशन ज़िंदगी। जो उत्तरकाशी में सुरंग था उसमें फंसे थे दुर्घटना में, तो ऑपरेशन ज़िंदगी उनके लिए चलाया गया था। अब है पूसा। पूसा 2090 किस खाद्यान्न की नई किस्म है? तो चावल की है। पूसा 2090 किस खाद्यान्न की नई किस्म है? चावल की। किस एक्सप्रेसवे को प्रवेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा? कौन सा ऐसा एक्सप्रेस है जिसको देश का पहला सोलर वे प्रवेश बनाया जाएगा? तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। ठीक, आगे चलते हैं। निर्यात तैयारी सूचकांक, इसको भी देख लेते हैं। तो 2023 एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, जिसको हम निर्यात तैयारी सूचकांक बोलते हैं, तो 17 जुलाई 2023 को ये जारी किया गया है। किसके द्वारा? भाई नीति। इसका एम क्या है? देश के जिलों को निर्यात के रूप में विकसित करना। जो देश के अपने ज़िले हैं उनको निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करना है। निर्यात की तैयारियों का आकलन किया जाएगा इसमें। 4 कैटेगरीज इसमें आती हैं: कोस्टल, भू आपद, हिमालयी और यूटीज। ठीक है, स्मॉल स्टेट्स। तो ये सारी चीज़ें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यूपी की समग्र रैंकिंग की बात करें तो 7वीं रैंकिंग है। शीर्ष निर्यातक जिले जो हैं सभी वस्तुओं के, जामनगर है, सूरत है, मुंबई है। ठीक, शीर्ष निर्यातक जिले कौन कौन से हैं? जामनगर, सूरत और मुंबई। इलेक्ट्रॉनिक्स में शीर्ष निर्यातक राज्य तमिलनाडु है। इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों में तमिलनाडु है। अब साइकी,
साइकी क्या है भाई, एक क्षुद्र ग्रह है, ठीक, जिसको एस्ट्रॉयड बोलते हैं। तो इसको पढ़ लीजिए, एस्ट्रॉयड बेल्ट के आउटर लेयर में परिक्रमा करने वाला एक एस्ट्रॉयड। तो एस्ट्रॉयड बेल्ट के आउटर में परिक्रमा करने वाला एक एस्ट्रॉयड है क्या, साइकी। जुपिटर्स और मार्स के मध्य स्थित है, जुपिटर और मंगल ग्रह के बीच में है ये, ठीक है। हाल ही में नासा ने साइकी साइकी अंतरिक्षयान लॉन्च किया। किसने, नासा ने। साइकी एक क्षुद्र ग्रह है, मेटल रिच एस्ट्रॉयड है, ठीक है, के अध्ययन के लिए, ठीक, मेटल रिच एस्ट्रॉयड के अध्ययन के लिए। अब प्रलय मिसाइल है भाई, प्रलय मिसाइल सफल उड़ान परीक्षण इसका हुआ है एपीजे अब्दुल कलाम आइसलैंड उड़ीसा में, ठीक। अब अबाउट की बात करें, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस के लिए है। इसकी बात करें तो रेंज इसकी कितनी है, 350 से 500 किलोमीटर तक। इवन लॉन्च बाय मोबाइल से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है, ठीक है। तो क्या नाम है इसका, प्रलय मिसाइल, ठीक। एकल सफल इसका प्रशिक्षण किया गया है एपीजे अब्दुल कलाम आइसलैंड उड़ीसा से, ठीक। शॉर्ट रेंज मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस है, रेंज 350 से 500 किलोमीटर है। इसको मोबाइल से भी लॉन्च किया जा सकता है, ठीक। पिनाका भी है भाई, पिनाका MBRL, जिसका 60 से 75 किलोमीटर रेंज है। अब पृथ्वी 250 से 350 किलोमीटर है। प्रहार 150 किलोमीटर है। प्रगति एक्सपोर्ट वेरिएंट, ठीक, प्रगति भी है इसी में। प्रहार 150 किलोमीटर और पृथ्वी 250 से 300 किलोमीटर और पिनाका 60 से 75 किलोमीटर। अब 3 बेसिन समिट, इसको भी याद कर लीजिए। जो बता रहा हूँ कल पेपर में देखिएगा, आप याद करेंगे कि हाँ कुछ इंपॉर्टेंट कराया था मैंने। 3 बेसिन, अमेजन बेसिन, गंगा बेसिन, बोनियो, मेकांग, दक्षिण पूर्व एशिया बेसिन। तो 3 बेसिन समिट हुआ है, 3 बेसिन समिट कौन कौन, अमेजिन, कांगो और बोनिया मेकांग। 80% उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एरिया है, ठीक। टोटल 80% उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एरिया। विश्व का 2/3 जैव विविधता की उपस्थिति है इसमें। जलवायु परिवर्तन प्लस मानव समुदायों प्लस फ्लोरा फौना की प्रजातियों के समान उत्पन्न खतरों से निपटने प्लस पृथ्वी के फेफड़े के रूप में कार्बन संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक। 3 बेसिन समिट, ठीक, किस लिए हुआ है तो याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 3 बेसिन शिखर सम्मेलन कुछ और दिया है इसमें। 2023 ब्राज़ील में आयोजित हुआ है भाई, कैपिटल ऑफ रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ब्राज़ील, ठीक, ब्राज़ाविल में। 3 बेसिक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, कैपिटल ऑफ रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। फोर्ब्स की सूची की बात कर लेते हैं। तो 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाएं इसमें शामिल हुई भाई फोर्ब्स की सूची में। तो पहली कौन है, उर्सुला वॉन डेर लियोन, जर्मनी की हैं, इसी के अध्यक्ष हैं भाई ये, ठीक। उर्सुला वॉन डेर लेयन जर्मनी की हैं। सेकंड क्रिस्टीन लैंगार्ड हैं, फ्रांस की, यूरोपियन सेंट्रल बैंक चेयरमैन है, ठीक, यूरोपियन सेंट्रल बैंक की चेयरमैन है क्रिस्टीन लैंगार्ड, फ्रांस की। अब कैमला हैरिस हैं भाई, थर्ड पे कौन है, कैमला हैरिस, यूएसए की हैं, वाइस प्रेसिडेंट। और सबसे युवा शक्तिशाली महिला कौन सी हैं, तो भाई टेलर स्विफ्ट हैं, 33 साल की, यूएसए की हैं। और सबसे उम्र दराज की बात करें महिला कौन है, तो जूडी फॉकनर है, यूएसए की, 80 साल की हैं। अब 4 महिला भारत से हैं इसमें, इसको देख लेते हैं। फर्स्ट निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं। रोशनी नाडर SCL की हेड है भाई। सोमा मंडल सेल की हैं। और किरण मजमूदार बिकानो की, बायोकॉन की। निर्मला सीतारमण, रोशनी नाडर SCL, सोमा मंडल सेल की और किरण मजमूदार बायोकॉन की। अब प्रोजेक्ट कूसा देख लीजिए भाई, वायुसेना के लिए है प्रोजेक्ट कूसा, लंबी दूरी की सतह से वायु में। तो प्रोजेक्ट कूसा किसके लिए है, वायुसेना के लिए है, सबसे लंबी दूरी सतह से वायु में, ठीक, सतह से सरफेस टू एयर मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। प्रोजेक्ट कूसा क्या है, वायुसेना के लिए है और सबसे लंबी दूरी की है, जो सरफेस टू एयर मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, LRSM, ठीक। किसके द्वारा डेवलप किया गया है, DRDO के द्वारा। एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक, लाइक आयरन डोम ऑफ इसराइल, S-400 ट्रैम्प सिस्टम ऑफ रसिया, ठीक। अब आगे चलते हैं। 3 टायर्ड एयर सरफेस सिस्टम है ये, 3 टायर्ड एयर सरफेस सिस्टम है। इंटरसेप्टर मिसाइल है, जो 3 टायर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। इंटरसेप्टर मिसाइल 150 किलोमीटर से 2.5 किलोमीटर, 350 किलोमीटर तक प्रहार करने वाली है। अब आगे देख लेते हैं। भारत बर्ड फ्लू से मुक्त हुआ है। तो भारत द्वारा एवियन
इन्फ्लुएंजा से मुक्त 100 घोषणा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ द्वारा मंजूरी इसको मिल गई है। तो घोषणा विश्व अंडा दिवस पर 13 अक्टूबर को की गई है। भारत बर्ड फ्लू से मुक्त। तो विश्व अंडा दिवस कब मनाया जाता है भाई? 13 अक्टूबर को, याद रखिएगा। अबाउट बर्ड फ्लू, तो एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु के होते एक कारण होते हैं, 4 प्रकार के हैं, ABCD, ठीक। एवियन इन्फ्लुएंजा के कारण होता है। ए प्रकार के वायरस के कारण बर्ड फ्लू अत्यधिक फैला था, ठीक है। अत्यधिक संक्रामक पक्षियों में पाया जाता है। इसमें मनुष्यों में संक्रमण संक्रमित पोल्ट्री या दूषित वातावरण के संपर्क में आने से होता है। अंडा उत्पादन, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है भारत अंडा उत्पादन में। अब कैफे संधि हुई है, किसको देख लीजिए, ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेस इन यूरोप, पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि थी एक, 1992 में लागू हुई थी। बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि थी, नाटो प्लस वार्सा पैक्ट के सदस्यों द्वारा संपन्न की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? इन राष्ट्रों के सशस्त्र बलों में पारंपरिक हथियारों की संख्या को सीमित किया गया है, ठीक है। जो हथियार हैं उनको कम किया गया है। न्यूज़ में था रूस कैफे संधि से बाहर हो गया, ठीक। इन न्यूज़ में था कैफे संधि से बाहर हो गया है रसिया, रूस। अब घांगे डॉल्फिन इंपॉर्टेंट है। यूपी की जलीय जीव के रूप में मान्यता देने की घोषणा हो गई भाई यूपी सरकार द्वारा। इससे पहले 2010 में केंद्र सरकार ने डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव NAA के रूप में अधिसूचित किया था, ठीक है। अब यूपी की स्टेट फिश चितला इंडियन फादर बैग, ठीक, जिसको इंडियन फीदर बैग बोलते हैं, सॉरी, इंडियन फीदर बैग चितला यूपी की स्टेट फिश। असम ने भी 2008 में डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित किया था। पंजाब द्वारा भी 2019 में घोषित किया था, ठीक है, असम और पंजाब भी द्वारा भी। अब भारत के प्राप्त FDI आंकड़े, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो भारत FDI प्राप्त करने में 7वें स्थान पर है। 2022-23 में सबसे ज़्यादा FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ से? मॉरिशस से हुआ है, 26% भाई प्रथम है। सिंगापुर से 23% द्वितीय पे है। अमेरिका से 9% तृतीय पे है। नीदरलैंड से 7% फोर्थ पे है। तो सबसे ज़्यादा मॉरिशस से, फिर सिंगापुर से, फिर अमेरिका से, फिर नीदरलैंड से। सेक्टर वाइज FDI सबसे ज़्यादा की बात करें तो फाइनेंस इंश्योरेंस से आया है, फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से आया है, फिर ट्रेडिंग से, फिर ऑटोमोबाइल से आया है, ठीक। अब प्रदेशवार की बात करें तो इसमें महाराष्ट्र सबसे पहले पे है, कर्नाटक, गुजरात, फिर दिल्ली। यूपी का इसमें स्थान कौन सा है? 11वां, ठीक। अब यूपी का आर्थिक वर्तमान परिदृश्य देख लेते हैं। यूपी का आर्थिक वर्तमान परिदृश्य लक्ष्य देख लेते हैं, ठीक। यूपी के राज्यपाल द्वारा FDI एवं फॉर्चून 500 के निवेश हेतु प्रोत्साहन हेतु 2023 को मंजूरी मिली है। किसको? यूपी के आर्थिक वर्तमान परिदृश्य लक्ष्य। तो यूपी का GDP के लक्ष्य बात करें तो यूपी का GDP का लक्ष्य कितना रखा गया है? $1 ट्रिलियन। अपने प्रोजेक्ट को आकर्षित करने में यूपी का स्थान कौन सा है? प्रथम है, ठीक। यूपी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंक पे कौन पे है? सेकंड में है, ठीक। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंक सेकंड पे है। अब आगे की बात करें, भारत में यूपी की GDP का स्थान कौन सा है? सेकंड है। भारत की योजनाओं के क्रियान्वयन में यूपी प्रथम में है, ठीक है, प्रथम है। तो ये ख़त्म हो गया 33 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो बाकी ऑल द बेस्ट, कल पेपर दीजिएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा, ठीक। फिर मिलेंगे। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। एक बार सोने से पहले ज़रूर देख लीजिएगा RO वाले, बाकी यूपी पुलिस वाले जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ये किसी भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं। बाकी ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।